हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो ये है हमारा लेक्चर 4 और आखिरी लेक्चर जिसमें हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ ऑप्शन, 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। और आप देखते रहिए क्योंकि टॉपिक के बीच में मैं ये भी बताता हूँ टॉपिक के बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो अब जाइएगा मत, कंटिन्यू देखिएगा। अब तक हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट लेक्चर इकोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, हैबिटाट क्या होता है, निश क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ निश। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेजर एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। अगर इसमें चेंज आया तो लिविंग बींग 4 रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा कि एडाप्टेशन, तो प्लांट में एडाप्टेशन और एनिमल में। प्लांट में एक्वेटिक प्लांट फ्लोट कैसे कर रहे हैं, डेजर्ट प्लांट रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं। एनिमल्स में भी सेम हमने पढ़ा, प्लांट और एनिमल, तो उसमें हमने एनिमल्स में भी हमने कहाँ पढ़ा था, डेजर्ट में पढ़ा, एक्वेटिक में पढ़ा, पोलार रीजन में पढ़ा। यहाँ तक हमारा हुआ है। तो ये ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी है कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल, हम ये पूरे चैप्टर में 2 ही लेवल पे इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। तो आपके घर पे कभी ना कभी सेंसस के लिए आए होंगे, तो जब सेंसस के लिए आते हैं तो पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। हमने पढ़ा था पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन बोल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन काउंट हो रहा है, कैट का पॉपुलेशन बोल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कैट काउंट हो रहा है। तो पॉपुलेशन स्टडी करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे हमें, जैसे हम बता पा रहे हैं कि कंट्री अभी डेवलपिंग है या डेवलप है, हम ये बता पा रहे हैं कंट्री का जेनेटिक्स कैसा है, कंट्री का इवोल्यूशन कैसा हो रहा है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। तो आते हैं ना आपके घर पे हर 11 साल में कि भाई घर में कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने ओल्ड एज हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो पॉपुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें किसी भी एरिया का हमें क्या क्या पता चलता है, डायनामिक्स की कैसा डायनामिक है, डेवलपिंग है, डेवलप है या क्या होने वाला है। जेनेटिक्स कैसे जेनेटिक्स है, ठीक है। और इवोल्यूशन की, वो एरिया में इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब भाई अफ्रीका के लोग ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं या इंडिया के लोग कहाँ के कैसे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का, दैट लिंक्स इकोलॉजी टू population dynamics, population genetics and evolution of population. Important क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर पॉपुलेशन, डेंसिटी, नेटालिटी, मोर्टैलिटी, ठीक है, सेक्स रेशो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड। तो दीज 6 आर कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन डेंसिटी पहला देखते हैं, सिंपल। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लेते हैं ये एक एरिया है, इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डेंस है ना, डेंसली, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी। नेटैलिटी, तो आपके घर में पूछते हैं ना कितने लोग बॉर्न हुए, न्यू बॉर्न बेबीज कितने आए हैं। तो नेटैलिटी इज अ बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है, बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। मान लो कि पिछले साल आप जहाँ पर भी रहते हो उस एरिया में 100 लोग ही थे, ऐसा मान लो, 100 लोग नहीं है, बहुत है, और 20 नए लोग आ गए। 20 100 में से क्या आ गए, 20 नए लोग आ गए, तो उसको ही हम बोलते हैं बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो 20/100 विल बी द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि 100 में से 20 बॉर्न हुए। कितने लोगों की डेथ हो गई उसको हम बोलते हैं मोर्टैलिटी, डेथ रेट। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। पहला, कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने लोग बॉर्न हुए हैं, नेटैलिटी, कितने लोगों की डेथ हुई है, मोर्टैलिटी। ओके, नेक्स्ट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। पूरे एंटायर पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक वो बच्चे जो 0 to 14 वाले होते हैं, उनको हम प्री रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। एक वो जो 14 के बाद होते हैं, 0 to 14 प्री रिप्रोडक्टिव, 14 के बाद वाले जो वर्किंग पॉपुलेशन 14 to 45 होते हैं, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव के बाद वाले होते हैं, 45 के बाद वाले, मतलब ओल्ड एज वाले। तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और हम उसको प्लॉट करते हैं और हमें क्या मिलता है, पिरामिड। क्या मिलता है, पिरामिड। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं हम, उन्हीं एज ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। इज द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप इन ए गिवन पॉपुलेशन।
एक पॉपुलेशन में एक एज ग्रुप के कितने परसेंट लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन की, एज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, तो क्या बनता है, एज पिरामिड। क्लियर है इतना? तो एज पिरामिड अगर आप देखोगे तो एज पिरामिड में अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या हैं, ज़्यादा हैं, उससे थोड़े से कम रिप्रोडक्टिव है और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, मतलब आने वाले टाइम में 0 to 14 वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, हाँ या ना? तो कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो ऐसे टाइम में कंट्री ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। सेक्स रेशो नेक्स्ट, सेक्स रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। एक बेस्ट इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी होता है 1:1, मतलब 1000 मेल्स पे 1000 फीमेल्स है तो उसको हम बेस्ट सेक्स रेशो मानते हैं, ठीक है। अगर कंट्री का सेक्स रेशो अच्छा नहीं होता है तो कंट्री के लिए बुरी बात है, ठीक है। तो आपने ऐसे बहुत सारे कंट्री सुना होगा, इटली वगैरह, जहाँ आप जाके शादी करोगे तो आपको पैसे मिलते हैं। हाँ भाई, अगर पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, उसके फॉर्म वगैरह आते हैं, आप भर दो। तो ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर मेल बहुत कम है, मेल है ही नहीं, तो उनका सेक्स रेशो काफ़ी डाउन है, जिसके वजह से वो ऐसे ऑफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर शादी करोगे तो आपको घर देंगे, बंगला देंगे, आपको ज़मीन देंगे और पैसे देंगे, सिटीजनशिप भी दे देते हैं। तो सेक्स रेशो इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ 1 सेक्स, मतलब वही फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो। एक बेस्ट क्या माना जाता है, इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी इज 1:1। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। उसमें हमने ये नेटेलिटी पढ़ लिया है, बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, मोर्टेलिटी भी डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं, वही केस है, बताया कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इसमें 1000 इंडिविजुअल थे, 1000 में से कितने 9.5 डेथ पर ईयर हो रहा है, तो कितना है 0.95% यहाँ पर टोटल का है। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, वैसे ही एब्सोल्यूट नेटैलिटी भी होता है। तो एब्सोल्यूट नेटैलिटी, एब्सोल्यूट मतलब क्या, अच्छे कंडीशन, एब्सोल्यूट मतलब क्या, अच्छे कंडीशन में डेथ रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। तो अच्छे कंडीशन में डेथ रेट ज़्यादा होगा या कम होगा, सिंपल सी बात है, कम होगा। जब कंडीशन अच्छा नहीं होता है तब डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो रियलाइज मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ विद एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले, जब कंडीशन अच्छा नहीं होता। और एब्सोल्यूट क्या होता है, जब कंडीशन अच्छा होता है। वही बर्थ रेट अगर मैं बात करूँ तो इसका उल्टा होता है, जब कंडीशन अच्छा होता है तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा, जब कंडीशन बुरा होगा तो बर्थ रेट कम होगा। क्लियर? तो ये हो गया। और ये एज पिरामिड देखो, केनिया, नाइजीरिया, रैपिड ग्रोथ, कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ये जो रेड वाले हैं 0 to 14 एज के, ये थोड़े से पिंक वाले हैं 15 to 44, और ये 45 to 85 प्लस, तो इसमें ये ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में ये वर्किंग पॉपुलेशन में जाएंगे तो रैपिड ग्रोथ है। इसका स्लो ग्रोथ है क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो जीरो ग्रोथ, क्योंकि जितने यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन है उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चे भी हैं, तो ये जीरो ग्रोथ। और ये नेगेटिव ग्रोथ, जर्मनी, हंगरी, यहाँ पर देखो प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत कम है, बुढ़े ज़्यादा हैं। तो ऐसे आपने कंट्रीज़ देखे होंगे जो आपको इनवाइट करते, भाई यहाँ फ्री एजुकेशन है, चले आओ, आपको इनवाइट करते हैं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोलते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं यंग पॉपुलेशन को कि उनके कंट्री में आके काम करे। क्यों काम करे भाई, उनके कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन है ही नहीं, तो आने वाले टाइम में वो जो कंट्री है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होता है, तो इसीलिए पॉपुलेशन पढ़ना ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा, अगर पॉपुलेशन नहीं पढ़ते तो इनको पता कैसे चलता कि हमें भाई ये स्ट्रैटेजी अपनाना है बाहर के कंट्री के बच्चों को बुलाने के लिए, कि एडमिशन फ्री में दे रहे हैं, यहाँ पर आके मास्टर्स कर लो, तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो ये पॉपुलेशन पढ़ के रखें कि आने वाले 40 साल या 50 साल में हमारा ग्रोथ डाउन होगा क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन में हमने पढ़ा यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कितने एरिया में कितना पॉपुलेशन है, नेटैलिटी, बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मोर्टैलिटी, डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट मोर्टैलिटी, डेथ रेट अंडर आइडियल कंडीशन, रियलाइज मोर्टैलिटी, डेथ रेट वन एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले, जब प्रेशर होता है तो डेथ रेट। फिर हमने सेक्स रेशो पढ़ा था, सेक्स रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल कितने हैं, 3 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। उसको प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है, एज पिरामिड, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, सेक्स रेशो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड। क्लियर है?
चलो, अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या डिटरमाइन करता है? ओके, तो अगर किसी भी जगह पे बर्थ ज़्यादा होगा तो सीधी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी। डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? भाई कम होगी, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो। इमिग्रेशन क्या होता है? कोई हमारे कंट्री में आया, आई वाला इमिग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव कम इनटू हैबिटेट, इसको इमिग्रेशन, इससे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। ई वाला एमिग्रेशन, इससे पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि एमिग्रेशन मतलब होता है जाना यहाँ से। नैटेलिटी और इमिग्रेशन इंक्रीज करता है और मोर्टेलिटी एमिग्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इसका फॉर्मूला है, अगर हर साल तो कितने पॉपुलेशन थे? NT प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे, B प्लस आए, उसमें से माइनस करेंगे कितने लोगों की डेथ हो गई और कितने लोग यहाँ से चले गए, तो हमें टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगा। सिंपल है, पिछले साल कितना पॉपुलेशन था, उसमें कितने लोग बॉर्न हो गए, कितने लोग हमारे कंट्री में आए, इसको प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कितने लोगों की डेथ हो गई और कितने लोग यहाँ से चले गए। क्लियर है इतना? अब पॉपुलेशन मॉडल दो टाइप के हैं। सिंपल बहुत, कोई भी जगह है वहाँ पर रिसोर्स अनलिमिटेड है, खाना पीना पैसा बहुत है, तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगा ज़िंदगी भर बढ़ेगी? नहीं ना, एक टाइम आएगा जब कंपटीशन होगा, जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जब कंपटीशन आ जाएगा तो ये पॉपुलेशन फिर क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? कंटिन्यू बढ़ता है। तो रिसोर्स लाइक फूड से स्पेस, तो जब अनलिमिटेड होता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और दुनिया का हर स्पीशीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हो। लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाता है तो कर्व कैसा बन जाता है? लॉजिस्टिक। दिख रहा है? पहले लैग फेज, लॉग फेज बढ़ा, लेकिन जब यहाँ पर क्या हो गया? रिसोर्स लिमिटेड हो गया, तो यहाँ पर कर्व यहाँ पर रुक गया। समझ में आ रहा है? तो 3 फेज में डिवाइडेड होता है यहाँ पर, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। तो ये कब होगा? तो याद रखना जब रिसोर्स क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड। ऐसे केस में कंपटीशन में क्या होता है? डार्विन की थ्योरी आती है, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर सकता है। जिसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, उसको के बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के इज कैरिंग कैपेसिटी। वैसे आप लोग स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, लेकिन नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज के? के इज कैरिंग कैपेसिटी, जिसके ऊपर पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ में। ठीक है? लैग फेज के बाद आता है यहाँ पर एसिलरेशन, फिर डिसिलरेशन, और फाइनली एसिम्प्टोट, जहाँ पर रुक जाता है ग्रोथ। इसको वॉल्स्ट पल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था। चलो देखते हैं कितना आया आपको। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ पर ईयर, बर्थ रेट को क्या बोलते हैं भाई? नैटेलिटी बोलते हैं। डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? सिंपल, मोर्टेलिटी बोलते हैं। हैबिटेट में कहीं बाहर से आए हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? आई वाला इमिग्रेशन या ई वाला इमिग्रेशन? आई वाला इमिग्रेशन। इमिग्रेंट्स जो आए हैं उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब बर्थ और इमिग्रेशन बढ़ेगा, है ना? चलो, एक्सप्लेन द टर्म एमिग्रेशन। एमिग्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैव लेफ्ट अवर हैबिटेट, जिन्होंने अपना हैबिटेट छोड़ दिया है। बोर्ड्स में देखो क्या क्या आया हुआ है। सिंपल नैटेलिटी का पूछा है, बर्थ रेट। फिर आपको देखो MCQ 1 मार्क्स के लिए आया था, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ अंडर आइडियल कंडीशन। जब कंडीशन अच्छा होता है तो बर्थ रेट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट नैटेलिटी। ये कर्व आपको पूछा था, तो लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। कोई डाउट यहां पर? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन बहुत सिंपल है। जब भी कोई जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन रहता है और उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, INTER वाला। क्लियर? जैसे कि लायन डियर के बीच में हो रहा है, या हम बाहर गए, कैट थी, मैंने कैट को खाना खिला दिया। तो दो अलग अलग पॉपुलेशन स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक। जैसे इंटर कॉलेज, अलग अलग कॉलेज के बीच में कंपटीशन होता है। अगर सेम स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं?
इंटर स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक जब भी इंटरैक्शन होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सोचो जल्दी बताओ क्या हो सकता है। हो सकता है कि दोनों प्रजाति का फायदा हो, दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है, हो सकता है दोनों का नुकसान हो सकता है एक का फायदा हो एक का नुकसान हो। तो ऐसे इंटरैक्शन को नाम दिया गया है, वो नाम, और ये पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंटरैक्शन, एक एक इंटरैक्शन पढ़ेंगे, इसमें जो दिया है वही आगे है, हम बताएंगे। म्यूचुअलिज्म, अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, यहां पर दोनों का फायदा होता है, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। सिंपल है, अलगी और फंगाई 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अलगी और फंगाई एक साथ ग्रो होते हैं, जिसमें अलगी खाना बना के देता है और जो फंगाई होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अलगी प्लस फंगाई। तो यहाँ पर लाइकेन ग्रो हुआ है तो अलगी प्लस फंगाई को लाइकेन बोलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अलगी फंगाई हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है, अलगी और लाइकेन। अलगी फोटोसिंथेसिस और फंगाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। कंपटीशन, अब कंपटीशन में क्या होता है, या तो दोनों का नुकसान होगा, या तो दोनों का नुकसान होगा, या एक का फायदा और एक का नुकसान, और दोनों का भी नुकसान हो सकता है कंपटीशन में। अब कंपटीशन में एग्जांपल, जैसे कंपटीशन क्या हो रहा है, फ्लैमिंगोज जब हमारे मुंबई में आते हैं, मुंबई में फ्लैमिंगोज बर्ड्स है, जब वो मुंबई में आते हैं उनका खाना और हमारे जो फिशेस है उनका खाना वो जू प्लैंक्टन है, दोनों का खाना क्या है, जू प्लैंक्टन। ये देखो फ्लैमिंगोज दिख रहा है ना, तो ये जू प्लैंक्टन, यहाँ पर कीड़े होते हैं वो खाते हैं, वो फिशेस भी खाते हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। हो सकता है किसी दिन ये फ्लैमिंगोज का फ़ायदा हो गया और एक फ़िश मर गई, उसको खाना नहीं मिला, हो सकता है किसी दिन फ़िश को खाना मिल गया, इसको खाना नहीं मिला। तो यहाँ पर दोनों का फ़ायदा या दोनों का नुकसान होता है, और एक का फ़ायदा एक का नुकसान ऐसे हो सकता है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, वन, एक, और बोथ द स्पीशीज आर हार्म, या तो एक स्पीशीज का नुकसान होगा या तो दोनों का नुकसान होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल है विजिटिंग फ्लैमिंगोज और हमारे फिश, ये यहाँ पर compete करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक का खाने का एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, या तो फ्लैमिंगोज का रिड्यूस हो जाएगा या तो फिश का रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। उससे पहले मैं आपको गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता देता हूँ वो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। कोई एक जंगल है, कोई एक जंगल है, अगर जंगल में दो स्पीशीज़ हैं, लायन और टाइगर, दोनों का खाना डियर है, बोथ आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, बोथ आर कंपीटिंग फॉर द, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा गॉस साहब ने बोला था कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और उसमें से जो कमज़ोर वाला होगा, उसमें से जो इंफीरियर वाला होगा, जो कमज़ोर वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। कोई सो तो नहीं रहा है ना, तो ध्यान दो, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा गॉस साहब ने बोला था। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक और थ्योरी दी जिसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। कुछ ऐसे जंगल देखने को मिले हैं, कुछ ऐसे जंगल देखने को मिले, ध्यान से सुनो, वहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते, जहाँ पर हो सकता है लायन टाइगर दोनों ही सरवाइव कर जाए, जहाँ पर दोनों एक साथ जिंदा रह सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब इनके खाने का जो रिसोर्स होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या बोलता है कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। बट गॉस साहब ने बोला कि अगर रिसोर्स, यहाँ पर जो ये चीज़ें थ्योरी है, गॉस की थ्योरी कब लागू होगी, जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे। इन्होंने बोला कैनॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। तो अभी समझ में आ गया होगा, तो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, प्रमोट्स को एग्जिस्टेंस। क्या प्रमोट करता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ स्पीशीज
रादर देन एक्सक्लूजन। तो निकल यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक साथ रह सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, गॉस साहब क्या बोलते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैनॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, कैनॉट, उन्होंने बोला को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। और ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि पहले येलो बर्ड्स यहाँ रह रहे थे, यहाँ पर फिर रेड बर्ड्स आ गए, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में रह रहे हैं क्योंकि दोनों ने फीडिंग हैबिट बदल ली है, दोनों ने क्या बदल ली है, फीडिंग हैबिट। तो स्मॉलर येलो स्पीशीज ऑफ बर्ड 4 एजेस अक्रॉस द होल ट्री, तो ये जो स्मॉलर येलो बर्ड है ये पूरे होल ट्री पे यहाँ पर अलग अलग हैबिट है, तो वह बाहर से आके खाना वगैरह खा के आ जाते हैं। लार्जर रेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज, तो ये कंपीट कर रहे थे, रेड डोमिनेट्स इन द मिडल, तो ये डोमिनेट कर रहे थे मिडल में, फॉर मोर अबंडेंट रिसोर्सेज, येलो अडॉप्ट्स टू अ न्यू निश रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम अवॉइडिंग कंपटीशन। तो भाई इन्होंने बोला भाई मुझे कंपटीशन चाहिए ही नहीं, मैं अलग जगह जाके खा लूँगा, तो इन्होंने कंपटीशन ही हटा दिया, क्लियर है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग उसको ही बोलते हैं कि अलग अलग कुछ खाना हैबिट चेंज करके, तो वही है कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, फीडिंग का टाइम बदल सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, ठीक है। तो दो हो गए, म्यूचुअलिज्म, दोनों का फ़ायदा, एग्जाम्पल अलगी फंगा, उसमें एक और एग्जाम्पल है प्लांट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं और पॉलिनेटर्स को मिलता है नेक्टर। दूसरा कंपटीशन, विजिटिंग फ्लैमिंगोज और हमारे फिशेस के बीच में होता है, यहाँ पर एक का फ़ायदा या दोनों का नुकसान होता है, वन और बोथ द स्पीशीज़ आर हार्म। उसमें दो प्रिंसिपल पड़ा, रिसोर्स पार्टीशनिंग, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एक साथ रह सकते हैं लेकिन रिसोर्स अनलिमिटेड होना चाहिए। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक साथ नहीं रह सकते, इन्फीरियर वन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन होगा, वहाँ रिसोर्स लिमिटेड होंगे। पैरासिटिज्म, अब पैरासाइट पता है जैसे जूं हमारे ऊपर आता है पैरासाइट, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, ऑब्वियस सी बात है नुकसान होता है। तो यहाँ पर एक का फ़ायदा एक का क्या होगा, नुकसान। तो पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज हार्म। पैरासाइट में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मतलब होस्ट स्पेसिफिक है, बिना होस्ट के जिंदा नहीं रहेगा, हम होस्ट हैं, तो होस्ट के साथ ही वो इवॉल्व भी करते हैं, तो को इवॉल्व भी करते हैं और होस्ट पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग पैरासाइट होते हैं, जैसे एंडो पैरासाइट मतलब हमारे बॉडी के अंदर हैं, तो एंडो पैरासाइट के पास अलग एडाप्टेशन होता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या क्या है, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, उनके पास सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो नहीं होते, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन कि जिससे उन्हें कुछ फील हो। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, सकिंग करने के लिए, हमारे बॉडी से ब्लड वगैरह सक करने के लिए एडेसिव और सकर होते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि भाई उनको डाइजेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, हम खाना डाइजेस्ट करके ही दे रहे हैं ना पेट के अंदर अगर कोई एंडो पैरासाइट है। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और वो काफ़ी ज़्यादा, तो ये एडाप्टेशन होता है जो एक पैरासाइट करता है हमारे बॉडी में, एंडो पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट की लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि दो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट भी हैं जैसे कि मलेरिया हमें जिससे होता है प्लाज्मोडियम, उसका पूरा लाइफ दो स्पीशीज़ पे डिपेंड है, ठीक है, एक है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और एक हम ह्यूमंस है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ठीक है। कोपेपॉड्स ऑन फिश, देखो ये कस्क्यूटा पोटैटो, ये प्लांट के ऊपर आ रहा है यहाँ पर। कोपेपॉड ऑन फ्रेश वाटर फिश, फिश के ऊपर देखो ये आ रहा है कोपेपॉड्स, तो कोपेपॉड्स ऑन फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। कस्क्यूटा रेफ्लेक्सा जो प्लांट के इसके ऊपर आता है, तो कस्क्यूटा नरिशमेंट यहाँ पर प्लांट से लेता है। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, पैरासिटिक बर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोयल जो अपने अंडे दूसरे के घोंसलों में देती है, उस पैरासिटिज्म को क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें एग्जांपल है एशियन कोयल, और वो अपना अंडा किस में दे रही है, क्रो के नेस्ट में दे रही है दूसरे के इसमें, तो कॉमन इंडियन क्रो। तो ये हो गया हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म। तो फिर से म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन एक का फायदा या फिर दोनों का नुकसान, और तीसरा था हमारा क्या, पैरासिटिज्म, उसमें एंडो पैरासाइट भी पड़े जो अंदर होते हैं बॉडी के, और एक्टो पैरासाइट जो बाहर भी होते हैं, तो बाहर लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स है, ये सब बाहर वाले, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा है। अब आ रहा है प्रेडेशन, यहाँ पर भी एक का फायदा एक का नुकसान। अब पैरासाइट में भी एक का फायदा और एक का नुकसान हो रहा था, यहाँ पर भी एक का फायदा एक का नुकसान हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई वहां पर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, होस्ट के ऊपर थे, होस्ट स्पेसिफिक थे,
बट यहाँ होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, तो प्रेडेशन यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता। ओके, तो प्रेडेटर जंगल में ज़रूरी भी होता है क्योंकि उसके वजह से इकोसिस्टम बैलेंस होता है। प्रेडेटर से बचने के लिए जो प्रे शिकार है वो बहुत सारे रास्ते अपनाता है, जैसे एनिमल्स में होता है बेटर कैमोफ्लाज, वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फास्टर स्पीड, डियर फास्ट भाग सकता है। क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लाज, अगेन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। डिसटेस्टफुलनेस, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई, इसका टेस्ट जो होता है बहुत गंदा होता है, तो इनको प्रेडेटर खाते ही नहीं है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हैं। उसी तरीके से प्लांट में भी होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि कांटे होते हैं उनके ऊपर कि उनको कोई खा ना ले। नेक्स्ट कमेंसालिज्म। अब कमेंसालिज्म क्या होता है भाई, यहाँ पर एक का फायदा होगा और एक का ना फायदा होगा ना नुकसान, एक का फायदा होगा और एक का ना फायदा होगा ना नुकसान। तो यहाँ पर ये देखो डेफिनेशन, वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। तो हम जब चैप्टर स्टार्ट किया तो देखो आपको एक बफेलो दिखा था, उसके ऊपर एग्रेट बर्ड दिखा था, तो उसमें क्या होता है, किसका फायदा होता है, बफेलो का? नहीं भाई, बफेलो का नहीं होता, बफेलो का ना फायदा होता है ना नुकसान, वो जीरो वाला है, ठीक है। एग्रेट बर्ड जब बफेलो के आजू बाजू घूमती है और वो घास खाते हैं तो देखो वो एयर रिलीज करते हैं, जब एयर रिलीज करते हैं तो इंसेक्ट्स उड़ के बाहर निकलते, तो वो उनको खा जाते हैं, तो बेसिकली उनको खाना मिल रहा है ना, तो आजू बाजू घूम रहे हैं। तो एक वो हो गया। ऑर्किड मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो रहा है, मैंगो ट्री का ना फायदा होता है ना नुकसान, लेकिन ऑर्किड का वहाँ पर जगह मिलता है रहने को, तो उसका फायदा हो रहा है। कैटल एग्रेट, तो ये कैटल एग्रेट आजू बाजू घूमते हैं, इसमें कैटल एग्रेट का फायदा होता है, कैटल का ना फायदा होता है ना नुकसान। क्लाउन फिश, क्लाउन फिश को प्रेडेटर से यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। क्लाउन फिश और सी एनीमोन, सी एनीमोन के पास टेंटैकल्स होते हैं, तो वो टेंटैकल्स के आजू बाजू घूमते हैं जिससे उनको प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन, क्लाउन फिश का फायदा हो रहा है, सी एनीमोन का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। एक और आता है, ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे इसका एग्जाम्पल क्या है। एमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होगा और एक का ना फायदा होगा ना नुकसान। तो कुछ जानवर के बारे में बताओ कि किसके इंटरैक्शन में ऐसा हो रहा है कि एक का ना तो फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। चलो देखते हैं अभी आपको कितना आएगा। तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। कौन से इंटरैक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं, चलो फटाफट, कौन से इंटरैक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, दोनों का फायदा अभी पढ़ा था ना हमने, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म। नेम द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज हार्म, जिसमें एक का नुकसान होता है, एक का नुकसान होता है और दूसरे का ना नुकसान होता है ना फायदा, वेयर एज द अदर स्पीशीज इज अनअफेक्टेड। ओके, तो ये अभी हमने बताया था, जो मैंने बताया था, अमेंसालिज्म। चलो, द कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, तो कैटल एग्रेट मतलब मैंने बताया था कि कैटल के ऊपर एग्रेट बर्ड आती है, कौन सा एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासिटिज्म का या प्रेडेशन का या कमेंसालिज्म का या कंपटीशन का, फटाफट, कमेंसालिज्म। ओके, चलो नेक्स्ट, नेम द पॉपुलेशन इंटरैक्शन वेयर इन द पैरासिटिक बर्ड, पैरासिटिक बर्ड कौन थी, कोयल, lay its egg in the nest of its host bird and let the host bird incubate them, और host bird उसको incubate करती है, कौन था वो, ब्रूड पैरासिटिज्म। ट्रू और फॉल्स, कमेंसालिज्म में एक का फायदा होता है, एक का ना फायदा होता है ना नुकसान, सही है ना, सही है, अभी हमने यहां पर ही देखा, ट्रू। बोर्ड्स में देखो क्या क्या आया हुआ है, पैरासिटिज्म डिफाइन करना था आपको, 2 टाइप देना था, एग्जाम्पल, तो कितने सारे एग्जाम्पल थे, कोपेपॉड्स ऑन फिश था, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा था, मलेरियल पैरासाइट था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स हो गए। डिफाइन, देखो डेफिनेशन तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट ही है, आपको करना ही है। कमेंसालिज्म में एक का ना तो फायदा होता है ना नुकसान और एक का फायदा होता है। ये अलगी और फंगाई म्यूचुअलिज्म है, इसके ऊपर नोट लिखना है। तो बोर्ड्स के ये सब देखो, ये सबसे बोला था इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको कुछ आए या ना आए, पॉपुलेशन इंटरैक्शन जरूर आना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ कमेंसालिज्म अगेन रिपीट, 2 मार्क्स का देखो क्वेश्चन यहां से ही आ गया, कितना इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। काउ एंड काउ फॉर गेटिंग ग्रास, काउ एंड काउ के बीच में यहाँ पर कंपटीशन हो रहा था, क्या हमने क्या पढ़ा था, इंट्रा,
क्या पढ़ा था? इंट्रा, अलग अलग के बीच में इंटर होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कभी सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 21 मई को सेलिब्रेट होता है। दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा, अगेन रिपीट, 1 मार्क्स म्यूचुअलिज्म। देखो एमसीक्यू इसमें से बहुत आते हैं, तो ये 4 चैप्टर के तो एमसीक्यू करके ही जाना। म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों स्पीशीज। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं ये टॉपिक से, पूरे चैप्टर का ये सिग्नेचर है, ये टॉपिक तो करके ही जाना है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश, तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है ना, सी एनिमोन के पास टेंटैकल था, कौन सा है? तो इसमें इसको फायदा हो रहा है, इसको ना फायदा हो रहा है, ना नुकसान, कमेंसालिज्म। सो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप और कमेंट्स भी करिए, अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको ये पीपीटी भी आपको नीचे में फाइल और फोल्डर के फॉर्म में दे दूंगा, ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर मुझे यहाँ पर 20 कमेंट्स मिलते हैं तो। छोटा सा तो बस ये, और लाइक्स मुझे मिलना चाहिए 100 लाइक्स कम से कम, शुरुआत है चैनल का तो इतना तो डिमांड कर ही सकता हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? इकोलॉजी की स्टडी कहाँ से शुरू होती है? ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बायोम, ठीक है। फिर हमने हैबिटेट पढ़ा था, निश पढ़ा था। निश 3 टाइप के पढ़े थे, हर स्पीशीज 2 टाइप का निश शो करता है, फंडामेंटल निश, रियलाइज निश। 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़े थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। अगर उसमें कुछ चेंज आया तो क्या रिस्पॉन्स होता है? रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। और फिर पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ा, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म। चलो यहाँ पर लिखते जाता हूँ, दोनों का फायदा, दोनों प्लस म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर एक का फायदा एक का नुकसान, या फिर दोनों का नुकसान, दोनों है, वन और बोथ स्पीशीज हार्म, ऐसा डेफिनेशन था। एक का फायदा एक का नुकसान, लेकिन ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। एक का फायदा एक का नुकसान, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता। लायन एकदम डियर पे डिपेंडेंट नहीं होता, डियर नहीं मिलेगा तो दूसरा भी चल जाएगा। कमेंसालिज्म, एक का फायदा लेकिन दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। एमेंसालिज्म, एक का नुकसान लेकिन दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, या कोई चैप्टर आपको पहले पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। डन फॉर द डे, हैव ए गुड डे, और 12th के लिए अच्छे से पढ़ो।